12 वार्डों में रविवार को उपचुनाव के तहत वोट डाला जाएगा और चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दिसंबर 2022 के एमसीडी चुनाव के बाद, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एमसीडी के इन उपचुनाव को जनता के मूड का बड़ा इशारा माना जा रहा है। एमसीडी में सत्ता परिवर्तन के बाद ये उपचुनाव जहां रेखा सरकार की पहली अग्नि परीक्षा होगी, वहीं इस चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी खोई जमीन तलाश करने में जुटी है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सियासी दलों के बीच कल वर्चस्व की जंग है। 12 वार्डों में होने वाला ये उपचुनाव राजधानी के राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। दिल्ली विधानसभा में चुनावी जीत के बाद बीजेपी के लिए पहली बड़ी चुनावी परीक्षा इसे माना जा रहा है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जो पुरानी ताकत वापस पाने की कोशिश में है। हालांकि लोकसभा चुनाव और उसके विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नगर निगम की सत्ता भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है। दिसंबर 2022 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर निगम की सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन वो उसे कायम नहीं रख सकी। अपने पार्षदों को एकजुट रखने में असफल रही आम आदमी पार्टी ने महापौर चुनाव में बिना लड़े हथियार डाल दिए। इससे जनता के साथ एक कार्यकर्ताओं की भी पकड़ कमजोर हो सकती है। इस कारण से सत्ता में उसकी वापसी के रास्ते अब चुनौती भरे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी दोनों के मतदाता आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। एमसीडी उपचुनाव का सियासी दंगल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव है कल। करीब 7 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे। युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग वोटर्स हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस भी खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है। इन 12 में से 9 वार्डों पर बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। पिछली बार बीजेपी के कब्जे में 75% वार्ड आए थे। अशोक विहार वार्ड, जहां दिल्ली में कल उपचुनाव है, वहां के 10 साल के विधायक वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इस आरोप के साथ कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, छल किया है, तो बहुत गंभीर विषय है। जिस नैतिकता की बातें और जिस ईमानदारी की बातें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी करती थी, वो असल में एक ढकोसला था, जिसका पर्दाफाश आज खुद राजेश गुप्ता ने किया है। और मेरा बार बार मानना है कि वहाँ नैतिकता की कोई जगह है नहीं आम आदमी पार्टी में। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, जिसके मन में समाज के लिए कुछ करने की बात है, वो आम आदमी पार्टी में रह नहीं सकता। दिल्ली एमसीडी के चुनावी दंगल को लेकर सियासी दल जीत की जुगत में लगे हैं। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतेगा? क्या आप ढूंढ पाएगी अपनी खोई जमीन? क्या जारी रहेगा बीजेपी की जीत का सिलसिला? क्या एमसीडी चुनाव में हाथ बदलेगा हालात? अब की बार कौन जीतेगा एमसीडी उपचुनाव का रण? दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के महामुकाबले में जहां बीजेपी की रेखा सरकार के लिए ये पहली चुनावी अग्नि परीक्षा है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई जमीन वापस पाने का मौका। देखना अब यह है कि वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज की बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे सवाल हैं, हमारे प्रश्न हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल क्या है, ये देखिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में को लेकर हमारा सवाल है, किसका परचम लहराएगा? ये पहला सवाल है। एमसीडी का उपचुनाव है, तो यहां पर परचम किसका लहराएगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहेगा? इसी की जद्दोजहद बीजेपी ज्यादा कर रही है। तीसरा प्रश्न है, क्या आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई और आम आदमी पार्टी कोशिश ये करेगी कि यहां पर हम अगर जीत दर्ज करते हैं तो 2 सालों के बाद जो फुल फ्लेज निगम का चुनाव होगा, वहां पर आप बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो विजय रथ उनका चल रहा है, वो इस उपचुनाव में नहीं रुके, नहीं थमे। तो हमारे 3 प्रश्न हैं और आज की इस चर्चा में, इस बहस में इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे और इस पूरे विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जारी रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी की जो जमीन खिसकी है उसको फिर से हासिल करने में कामयाब होगी? और क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार 2013 के बाद सत्ता से बाहर हुई है,
उनके लिए ये चुनाव कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जिस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विष्णु पांडे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और दीपक शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। नीरज जी, कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है और आज उपचुनाव से कुछ घंटे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा प्रश्न आपसे यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कंटिन्यूटी में जारी रहेगा? आपको उसमें कोई थोड़ा 19-20 लग रहा है? और विशेष तौर पर जो मेरी नजर इस बात को लेकर है कि जो 9 सीटें आपकी अपनी है, जहां पर आपके नेता थे जो विधायक सांसद हो गए, क्या वहां पर आप पहले से मजबूत स्थिति में है? क्योंकि आप सरकार भी आपकी हो गई है, एमसीडी में भी आपकी सरकार है। देखिए, सरकार रहे या नहीं रहे, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल मैं मजबूत स्थिति में हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कागज कलम उठाइए और लिख लीजिए सीट। 10 सीट से कम हम किसी भी हालत में नहीं आ रहे हैं। हाँ। 10 से 11 सीट आएंगे, लेकिन मिनिमम 10 सीट हमारी आएगी। और इस चीज को आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, रिजल्ट के दिन जरूर हमें याद कीजिएगा। ये रिकॉर्ड हो गया ये। जी जी जी। और इसका वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो 27 सालों में काम किया उसको भी जनता ने एनालिसिस किया, और हमने जो 9 महीने में काम किया उसको भी जनता ने एनालिसिस किया। मैं बड़बोलेपन की तरफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस एनालिसिस में आप सर्वे करा सकते हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आपने क्या किया 11 साल में, आपने क्या किया 27 साल में, ये भी दिल्ली की जनता को मालूम है। मैं मानता हूँ कुछ दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो उसको जितना जल्दी यथाशीघ्र निदान किया जाए वो जरूरी है, लेकिन उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो भी होगा। और हमारे जो कार्यशैली है, हमारी जो सोच है, उसको जनता भली भांति समझ चुकी है कि दिल्ली के लिए चाहे वो एमसीडी हो, चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, भाजपा ही जरूरी है। इसलिए मैं पूरी शिद्दत के साथ धर्मराज जी बोल रहा हूँ। और मैं जो प्रवास करके भ्रमण करके आया हूँ, 12 में 7 जगह मैं खुद गया हूँ, मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम हमें 10 सीट आएगी। और अगर क्लीन स्वीप किए तो 11 सीट भी हमें जरूर आएगी। एक जगह चांदनी महल की सीट है, वहां लड़ाई कांटे की है, वहां उनका पलड़ा भारी है, जो स्पष्ट बात है। देखिए, कहने के लिए हम कहते हैं कि 12 सीट हम जीत रहे हैं, ऐसी कोई मेरा कोई मनसा और मेरा कोई बात करने का ये तरीका भी नहीं होता है कभी भी। आपके नहीं, वो तो ठीक, अरे वो तो ठीक है। आप चुनाव हर सीट पर लड़ते हैं। बिहार में अमित शाह 243 सीटों पर एनडीए लड़ रही थी। अमित शाह ने कहा कि हम 160 सीटें जीतेंगे। तो एक अपना टारगेट रखते हैं कि हम इतना तो कम से कम जीतेंगे। आपने कहा 12 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 12 में आप मुकाबले में, लेकिन 10 सीट आप कंफर्म बता रहे हैं। विष्णु पांडे जी, वोटिंग से पहले जब हम बात कर रहे हैं, क्या वस्तु स्थिति है जो आप लोगों के लिए थोड़ा इस साल का शुरुआत खराब रहा, वो साल खत्म होने के बाद उस जख्म पर मरहम लग पाएगा? धर्मराज जी, बिल्कुल ये जो आप कह रहे थे मरहम लग पाएगा, मैं ये ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस चुनाव में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी पहले से मजबूत होगी और बीजेपी का जो ये जो भ्रम है ये टूटेगा। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मात्र 2 साल के लिए हमारे पास थी एमसीडी। तो इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से थी उसमें एमसीडी में, और कुछ खास काम तो किया नहीं था, तभी परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात कि 10 महीने के आंकड़ा की बात करें, जैसे नीरज जी ने बताया कि 10 महीने में सरकार ने, ये दिल्ली वालों ने देखा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार अपने किसी भी बोले हुए वादे पे खड़ी नहीं है। जहां झुग्गी वहां मकान होना चाहिए, झुग्गी तोड़ दी गई, 20,000 लोगों को हटा दिया गया। होली दिवाली में सिलेंडर देना था तो होली भी गई, दिवाली भी गई, और अगली होली आने वाली है 3 महीने में। ठीक है, वृद्ध महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई, महिला सम्मान निधि बंद कर दी गई, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए। ये सरकार सिर्फ नाम बदल रही है। और पॉल्यूशन पे जो हालात हैं, ये तो जग जाहिर है कि 12 साल के हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया गेट पे लोग सांसों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। सरकार में लोगों ने देख रहे हैं कि सरकार में कितनी कमियां है, लोग सरकार को प्रोटेस्ट करके जगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जगा रहा है कि भैया आप ग्रैब 4 लगाइए। लोग एमटीएस के लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी नौकरी को दीजिए। मतलब कितना सारे और कमियां ये दिल्ली की जनता ने देखा। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि इनकी सरकार
एयर प्यूरिफाई मिनिस्टर जितने भी ऑफिस में बैठ के वो लोग सरकार चलाते हैं। तो दिल्ली की जनता ने देखा कि अब हमें वो सरकार, उन लोगों को मजबूत करना है, उनको जिताना है जो उनकी सेवा कर सके, उनके लिए खड़ी हो सके। आप सोचे सिर्फ हवाबाजी से सरकार नहीं चलेगा। इस बार आप देखिएगा कि बीजेपी का भ्रम टूटेगा और दिल्ली की जनता जो है वो इस बार जो है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी दिल्ली में। चलिए ठीक है, दीपक शर्मा जी आपके पास आता हूं। सर, मुझे लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतर कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 सेकंड का मेरा सवाल है धर्मराज जी। बोलिए सर। इंडिया गेट पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका समर्थन आम आदमी पार्टी करती है? ये बोल रहे हैं कि इंडिया गेट पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। नीरज जी धर्मराज जी क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक मिनट, हम क्यों नहीं करेंगे? हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना। जब सरकार सो रही हो, अरे विष्णु जी वो कह रहे हैं कि वो जो मतलब नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं? नक्सलियों का समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो अभी इंडिया गेट में 2 प्रदर्शन हुए। एक मिनट नीरज तिवारी जी, प्रदूषण को लेकर दिल्ली में 3 प्रदर्शन हुए। पहला प्रदर्शन इंडिया गेट में कुछ महीनों पहले हुआ, फिर जंतर मंतर पर हुआ और अभी कुछ दिनों पहले इंडिया गेट में प्रदर्शन हुआ था। नीरज जी उस आखिरी वाले प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं जिसमें एक नक्सली की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद हर घर से हिडमा निकलेगा का नारा लगा गया था। ये उस पर बात कर रहे हैं, प्रदूषण के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। इनका मैं बता रहा हूं, नहीं इनका मकसद सिर्फ मुद्दे को भटकाना होता है। इनके पास जवाब ही नहीं है कि इनके इंटरेक्शन 25 सूत्र प्लान क्या आते हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है कि इनके मिनिस्टर क्यों रिपेयर खरीद रहे हैं। इनका काम ही किसी भी तरह मुद्दे को भटका दिया जाए। चलिए ठीक है, जवाब दे पाएंगे? एक दीपक शर्मा जी शांत व्यक्तित्व है, उनको सुन लीजिए। ठीक है नीरज जी एक मिनट, नीरज जी रुक जाइए सर एक मिनट। दीपक शर्मा जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण चुनाव है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक नजरिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। वो इसलिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त एक मोटिवेशन की उनको दरकार है, जरूरत है। एक अदद जीत की तरफ वो देख रहे हैं। अगर यहां पर आप 1-2 सीटें निकाल लेते हैं 12 में, रेशियो आपका अगर 20, 30, 40% का आता है, आप लड़ाई में भी नजर आते हैं, तो शायद कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होगी। मैं देश भर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बाईपोल सबसे महत्वपूर्ण है। दीपक शर्मा जी। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जो आपने बात की चुनाव की, दिल्ली कांग्रेस इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ और संजीदगी के साथ लड़ रही, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और उनका विश्वास, हम जीतने में कामयाब होंगे। हमारे मन में विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। ये जो चुनाव है, अगर आप देखें, मूल रूप से श्रेय लेने की राजनीति और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो चलती आ रही है लंबे समय से, उस चुनाव के बीच में एक विकल्प देने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है। वो विकल्प जो अभी बात हो रही थी, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, 27 साल की बात कर रहे थे, उसमें कांग्रेस का शासन भी, कांग्रेस ने ग्रीन दिल्ली दी थी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी आई और आज भाजपा है। आज वो दिल्ली का जन याद करता है, कांग्रेस वाली दिल्ली को दिल्ली का जन याद करता है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक आपको आंकड़ा साझा करना चाह रहा हूं जी। 29 करोड़ रुपए स्वच्छ वायु निधि में 23-24 और 24-25 में जो है खर्च नहीं हो पाए, एमसीडी के फंड नहीं। और उस समय आम आदमी पार्टी का जो टेन्योर था, उसमें आम आदमी पार्टी का टेन्योर है और उसके साथ में भाजपा का टेन्योर है। सवाल इस बात का आता है कि बात की जाती है प्रदूषण के मुद्दे की, 29 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाया। क्या दिल्ली का जन आज ये सवाल ना पूछे कि 29 करोड़ रुपए जब आपके पास था, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो पोल्यूशन का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आरोप और प्रत्यारोप की बात से एक तरफ बात कीजिए कि आपके पास फंड था, फंड यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? और आज दिल्ली का जन प्रदूषण की समस्या से त्रस्त है, बच्चे त्रस्त हैं, युवा त्रस्त हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बाद में अगर आप देखें तो उन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने यह भी बोला, जनता समझ चुकी है। बिल्कुल जनता समझ चुकी है कि जो प्रचार की राजनीति भाजपा कर रही है पिछले 9 महीने की अगर आप बात करें, तो किसी भी चीज पे आप ले लीजिए, यमुना सफाई से पहले
क्रूज चलाने की बात की गई, मानसून के अंदर कृत्रिम वर्षा कराने का जो योजना बताई गई और कहा गया कि इसके पर हम विचार कर रहे हैं। उसके बाद में यमुना सफाई के पर क्या संजीदगी दिखाई गई, वो छठ के समय हमने देखा कि इस तरह से यमुना में झाग को हटाने के लिए केमिकल का यूज किया जा रहा था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य मॉड्यूल की बात करें तो नाम बदलने से कोई स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होती, उसका नाम बदल दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उसका नाम आरोग्य मंदिर रख दिया गया। जो कांग्रेस के समय में बुनियादी ढांचा था, आम आदमी पार्टी ने भी वही किया, उसके बाद में भाजपा ने भी वही किया। उसके बाद में आज अगर आप देखें दिल्ली में टूटी सड़कें, जगह जगह कूड़े के ढेर और जल जमाव हो रहा है, वो दिल्ली की जनता देख रही है। छोटे छोटे मुद्दे हैं जो बेसिकली एमसीडी चुनाव के अंदर जनता के सामने, और आज एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी है। जो काम किया है और काम करेंगे, इस नारे के साथ जनता के आशीर्वाद मांगने गई। ठीक है दीपक शर्मा जी। नीरज तिवारी जी, देखिए अपने स्तर पर तो हर पॉलिटिकल पार्टी पूरा जोर लगाती है और सीट को जीतने की कोशिश करती है। अभी 2 घंटे पहले मेरी बात हो रही थी हमारे कुछ सहयोगियों से, जिन्होंने जैसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष के नजरिए से अगर मैं देखूं तो एक चांदनी महल की सीट है और एक द्वारका बी की सीट है, वहां पर कांग्रेस को लेकर कुछ अच्छी बातें नजर आई। और इसमें सर क्योंकि नीरज तिवारी जी छोटा चुनाव होता है तो कई बार कई निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, वो भले जीते हारे नहीं लेकिन जीत हार का एक फैक्टर बन जाते हैं, किसी को जिताने के लिए किसी को हराने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाते हैं। क्या भारतीय, और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो उन तमाम समीकरणों को भी देखती है कि कौन सा पक्ष क्या है नहीं है। आपके हिसाब से क्या वो सारा होमवर्क बीजेपी ने कर लिया है? देखिए, हम लोग पूरे होमवर्क करके ही टिकट का भी वितरण किए हैं। पूरी सामाजिक समरसता को देखते हुए टिकट का वितरण किया गया है। और हमारे लिए धर्मराज जी, कभी भी कोई चुनाव 1 सीट का हो या पूरे 243 सीट का हो या 428 सीट का हो, हम लोग उसी शिद्दत से लड़ते हैं। आप हमारे प्रदेश कार्यालय आइए, मैं आपको, अब तो समय नहीं है, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ तक हम लोग लगे हुए हैं। चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन हम कभी 27 साल में विचलित नहीं हुए। अगर 27 साल में मेरे पास सत्ता नहीं आई दिल्ली में, तो हमारा संगठन कभी विचलित नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे संगठनात्मक ढांचा जो है, हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग उसी शिद्दत से कर रहे हैं कि हमें बूथ भी जीतना है, हमें चुनाव भी जीतना है और हमें अपने नेताओं का सम्मान भी रखना है। और क्योंकि हमारी सरकार आई है, जिम्मेवारी हमारी होती है, इसलिए मैं आपको बोला, मैं ये बोल दूं झूठ कि मैं 12 सीट जीत रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा 10 सीट हम लोग जीतेंगे। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं। आप कहीं भी चले जाइए, संगम विहार चले जाइए, द्वारका बी का बात आपने कहा, चांदनी महल का किया, पड़पड़गंज चले जाइए, जितने जगह चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता उसी शिद्दत से लगे हुए हैं जब फुल फ्लेज इलेक्शन होता है। आप हमारे प्रदेश कार्यालय में जाइए, वही माहौल आपको दिखेगा जो माहौल विधानसभा का हो या पूरे एमसीडी का जब चुनाव होता है। एक एक लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तरह अरविंद केजरीवाल जी गायब हैं, इनके संजय सिंह गायब हैं, एक आतिशी जी को फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया गया, ऐसा नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री इतनी व्यस्तता के बाद भी लगी हुई है, हमारे सांसद लगे हुए हैं, हमारे प्रदेश के सभी मंत्री लगे हुए हैं, संगठन के हर व्यक्ति लगा हुआ है। तो हमारे लिए चुनाव जो होता है वो चुनाव होता है, उसी शिद्दत से लड़ते हैं। इसी का परिणाम है कि हमने जो होमवर्क किया है, आप देखिएगा उस दिन रिजल्ट आएगा, जरूर हम आपसे बात करेंगे। चलिए ठीक है, पूर्ण विश्वास है। विष्णु पांडे जी, वोटिंग से पहले बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी को एक झटका दे दिया ना। आज आपके बड़े नेता हैं, उनसे भी इसी मंच पर कई बार मेरा राब्ता हुआ, गुफ्तगू हुई, और आज वो दूसरी तरफ चले गए। सौरभ भारद्वाज ने उसको लेकर कुछ काउंटर भी किया है। तो ये मैंने कहा ना, सब कुछ कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन वाली बात होती है कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। सौरभ जी ने कहा कि भाई वो उस सीट से किसी अपने के लिए टिकट चाहते थे, वहां नहीं मिला, तो वो उन्होंने अपना जो भी तर्क है। तो वोटिंग से एन पहले इस तरीके की घटनाक्रम को होना, क्या आपको लगता है कि कुछ इफेक्ट डालेगा? धर्मराज जी, इसका जवाब देने से पहले मैं नीरज जी को बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है। अगर आपके राष्ट्र के लीडर मोदी जी, अमित शाह अगर चुनाव में प्रचार कर रहे होते तो हमारे अरविंद जी और मनीष जी भी उसमें कर रहे होते, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने प्रश्न पूछा, देखिए वॉशिंग मशीन, एक से सबको पता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और वो वॉशिंग मशीन किस तरीके से यूटिलाइजेशन करती है,
अगर राजेश गुप्ता जी को ज्वाइन करना तो पहले ज्वाइन कर चुके होते थे, इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों किया? ये पूरी षड्यंत्र है। देखिए नीरज जी बोलिए मत भाई, वो तो बात सही है। मैंने विष्णु जी मैंने वही मैसेजिंग की बात की। ये ज्वाइनिंग 4 दिन पहले हो सकती थी, लेकिन वोटिंग से एन कुछ घंटों पहले ज्वाइनिंग हुई है, तो एक मैसेजिंग तो है ना। मैं बोलता हूँ ये सब उसमें कोई फर्क नहीं। वही तो नीरज जी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पहले। आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इनके पार्टी से ज्वाइन किए हैं, उनका बाइट आप सुन लीजिए क्या बोले हैं वो। हम क्यों बोलेंगे, उन्हीं का सुन लीजिए कुछ दिन पहले। चलिए ठीक है इनको नीरज जी बोल लेने दीजिए इनको। हाँ बोलिए बात कर रहे। मैं आपकी बात में आप नहीं बोल पाएंगे जब मैं बोलूंगा, तो आपसे तेज आवाज है मेरी। हाँ देखिए क्या सौरभ जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सौरभ जी ठीक है अरे ठीक है, मैं यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ा रहा है को कितना जोर से बोल प्रभु आप चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ रोक रहे हैं, आपको रोक सकते हैं। ठीक है विष्णु जी, हाँ नीरज जी विष्णु जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए विष्णु पांडे जी प्लीज। विष्णु पांडे जी हाँ बोलिए सर। नीरज जी एक एथिक्स होता है कि आदमी कोई बोले तो सुने, आप अपनी बात में जवाब दीजिएगा, हम भी सुनेंगे, ठीक है। देखिए सौरभ जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को लेकर इच्छुक थे कि टिकट मिले। पहला तो पार्टी से नहीं मिल पाई, क्योंकि हम एनडीए की तरह नहीं है कि एक ही एमपी हो, उसमें उनकी बीवी एमएलए और बेटा बिना इलेक्शन में मंत्री बन जाए। ये एनडीए वाला फॉर्मेट तो हम फॉर्मूला हमें नहीं आता है। दूसरा वॉशिंग मशीन भी हमारे पास ऐसी कुछ तो है नहीं, ठीक है। और रही बात इसका प्रभाव पड़ने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा चुनाव में हमेशा आना जाना सभी का लगा रहता है। अब कोई वॉशिंग मशीन लेके बैठ जाएगा तो स्वाभाविक कोई ना कोई डरेगा ही डरेगा। दिल्ली विधानसभा में ऐसा हुआ था, ठीक है। और हर जगह बीजेपी हमेशा इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ करती है। ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 7-8 साल से कंटिन्यू जहां इलेक्शन होने हैं वहां पे चीजें होती हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता कि इसका कोई चुनाव के पे ऐसा कोई असर पड़ेगा। ये कुछ भ्रम है और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत होगी, देखिएगा आप इस बार। चलिए ठीक है। हाँ जी नीरज जी जल्दी से मैं दीपक जी पास आऊं। देखिए जो इन्होंने बोला कि वॉशिंग मशीन की बात, तो देखिए जब भी गंद मचाएंगे ये लोग तो हम लोग वॉशिंग मशीन लाएंगे, इनको धोएंगे बढ़िया से और उसको दिल्ली को दिखाएंगे भ्रष्टाचार की तरह, और इनके तरह भ्रष्टाचार। ठीक है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक होना चाहिए सर। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार करके हर डिपार्टमेंट को नाश किया है और हमको उल्टा समझा रहे हैं ये नेशनल राजनीति। चलिए ठीक है, अब नीरज जी आप कम से कम ना कल वोटिंग तक तो ये सब बातें अब छोड़ देनी चाहिए। अब एक बार जब नतीजा आ जाएगा ना रिजल्ट, उसके बाद हम इस पर बेहतर तरीके से मैं तो आकलन कर सकता हूं। दीपक शर्मा जी अब सर समय कम है मेरे पास। दीपक शर्मा जी सर इस चुनाव के दौरान जैसे आपने बड़े ग्रास रूट वाले इश्यूज को रेज किया, उन ग्रास रूट के, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कि चुनाव का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया। लोग वार्ड के चुनाव में भी अपने गली नुक्कड़ के समस्याओं से को ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न होता है वो स्टेट लेवल का या राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज होते हैं, वहां पर वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अलाइंड हो जाते हैं। क्या इस बार वो ऐसा कुछ नजर आया है? जी धन्यवाद जी। दिल्ली में अगर आप देखें तो कुछ इश्यूज जो हैं वो आज अगर आप देखें जब से भाजपा बनी की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे वो इश्यूज भी बिल्कुल फोकस में है। जब भाजपा की तरफ से बड़े दावे किए गए और उनको निभा नहीं पाई और जो इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई दिया, अगर आप देखें महिलाओं को जो वादा किया था 2500 रुपए का, उसके बाद में होली और दिवाली के सिलेंडर का वादा किया था, ये मुद्दे भी बहुत बड़ी एक इच्छा शक्ति का अभाव जो है जनता ने देखा है भाजपा का। तो ये मुद्दे भी बिल्कुल इस चुनाव में बिल्कुल सामने है। इसके अलावा जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे चुनाव के समय, आज भाजपा उसको भूल चुकी है, तो उसका जवाबदेही भाजपा को देनी है। तीसरी बात जो अलग हम बात करें, इससे अलग हटके हम बात करें तो जो जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो स्थिति क्या रही है, चाहे भाजपा का मुख्य रूप से एमसीडी में बोलबाला रहा, तो उसका परफॉर्मेंस का जवाब देना उनका, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी आई, उनका दोनों का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उन्हें जवाब देना चाहिए कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए और दिल्ली की जनता आज ये सवाल पूछती है कि जगह जगह कूड़े के ढेर क्यों हैं, नालियों के अंदर पानी क्यों भरा हुआ है और जल जनित बीमारियां क्यों हो रही है मच्छरों से, किसी डेंगू फैला या कुछ हुआ, तो उसका जवाब कौन देगा? ये सब मुद्दे भी आज इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। ठीक है, नीरज जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल। ये डेंगू की बात करते हैं, डेंगू बिल्कुल नहीं हुआ इस बार, इक्का दुक्का हुआ है। जहां तक सीवर की बात कर रहे हैं, वाटर लॉकिंग की, पूरे 15 साल में सबसे कम वाटर लॉकिंग हुआ है इस बार। ये सच्चाई है, दिल्ली की जनता बोल रही है, केवल नीरज तिवारी नहीं बोल रहे हैं। और सुनिए स्वास्थ्य सेवाएं हमने जो आरोग्य मंदिर लाया उसमें 2 स्पेशलिस्ट
132 जांच फ्री और उसके साथ 32 स्टाफों को, मेडिकल स्टाफों को दे रहे हैं और वो विधिवत परमानेंट स्ट्रक्चर में आ रहा है। इनके तरह खोखा लगा के हम लोग फर्जी चलिए ठीक है सर, मेरे पास 10-15 सेकंड है। विष्णु पांडे जी, भाजपा करती आई, उन्होंने कहा 12 में से हम 10 सीटें कम से कम जीतेंगे। 9 सीटें इनके पास पहले से है, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी। आप स्वतंत्र हैं, 10 में से कितनी सीटें जीतेंगे बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे नहीं बताने की, मैं नहीं बताऊंगा, वो रिजल्ट बता देगा, एज यू विश। नहीं, आम आदमी पार्टी पहले से मजबूत होगी, ये मुझे पूरा श्योर है। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 के 10 जीत जाएंगे, 3 सीट से आप 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं ज्यादा चुनाव जीतेंगे। उससे ज्यादा मजबूत होंगे हम। मतलब 3 सीट आपके पास थी, 3 से आप 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 से नीचे नहीं जाएंगे, यथावत तो आप रहेंगे ही, ये आपका मत है। दीपक शर्मा जी, आप कुछ ऐसी स्थिति में है सर? 5 सेकंड जल्दी से जी। मन में विश्वास है कि हम बड़ी जीत हासिल करेंगे और रिजल्ट जो आएंगे जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कल सुबह 7:30 बजे से वोटिंग है।